हेलो हाय नमस्कार पहलाग सभी उत्तराखंड वासियों को। मैं मनीष सद्भावना टीम हेलो रानीखेत हेलो कुमाऊं से जब भी आते हैं आप लोग के बीच में लेकर आते हैं उत्तराखंड के किसी सुपरस्टार को या फिर लोकल के किसी टैलेंटेड पर्सन को। ठीक उसी प्रकार आज मैं और मेरी टीम हेलो रानीखेत पहुंची है उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले के रानीखेत से 40 किलोमीटर की दूरी पर रीची बिल्लेक में। और आज जिस शख्सियत से आप लोग की मुलाकात कराने जा रहे हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये पूरे उत्तराखंड और रानीखेत के लिए गर्व का विषय है क्योंकि इनका नाम दर्ज है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। तो आज हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे आसपास लोग कहते हैं कि आपने बहुत बड़ा नाम कमा लिया तो आप सफल हैं या फिर आपने बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया तो आप सफल हैं। मैं तो कहता हूं कि अगर आपको लगता है कि मशहूर होना ही सफलता है, देश भर में एक सफल किसान के रूप में भी आप मशहूर हो सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस कहानी में हमारे संग मौजूद हैं उत्तराखंड के एक सफल किसान। जी हाँ, मैं इस वक्त बातचीत कर रहा हूँ जिन्हें पूरे देश भर में जाना जाता है एप्पल मैन के रूप में। मैं बातचीत कर रहा हूँ मिस्टर गोपाल दत्त उप्रेती जी से। नमस्कार सर। नमस्कार मनीष जी, कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, धन्यवाद आप लोग आए यहाँ पे। सबसे पहले तो सर ढेर सारी बधाइयाँ। यहाँ पर अभी पूरी टीम विजिट कर रही थी और क्या खूबसूरत सर ने यहाँ पे गार्डन बनाया है। और सबसे बड़ी बात तो सर आपके एप्पल के इस कॉन्सेप्ट के बारे में आते हैं, इस बागवानी के कॉन्सेप्ट में आते हैं। तो कितने साल पहले आपने स्टार्ट किया? मैंने 2015 में, आप देखेंगे हमारा सीडलिंग हाँ। पे जो सबसे पहले बगीचा, क्योंकि मेरे क्षेत्र में पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, हाँ। तो मैंने सीडलिंग पे 2015 में ये स्टार्ट किया था। 2015 में आपने उस वक्त कितने पौधे लगाए थे? उस वक्त मैंने स्टार्टिंग तो 500 पेड़ों से करी थी जी। 2015-16 में। जी। फिर 17 में मैंने फिर और 500 लगाए। हाँ। फिर 17 में एप्पल मिशन में भी, उत्तराखंड एप्पल मिशन की जो हमारे सरकार की योजना है उसके हाँ। तहत भी हमने 1000 पेड़ों का लगाया। अच्छा। फिर मैंने और 1000 पेड़ सीडलिंग पे ही हिमाचल हाँ। से ला करके ये सब काम किया। जी। अच्छा, कहते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं ये भी हमारे बच्चों की तरह होते हैं, नहीं कुछ कुछ वैसे ही पालना पड़ता है। बिल्कुल होता है, जैसे अपने बच्चों से प्रेम होता है जी। तो पौधों से तो इतना है कि जब तक हम इनको देखते नहीं है हाँ। तो हमें चैन नहीं आता, क्योंकि हमने एक एक मेहनत करके इनको लगाया है। तो इनके जब हम देख रेख नहीं करेंगे जी। तो कैसे होंगे? इनको देखने से हमको हाँ। पता लग जाता है इसको खाद की आवश्यकता है या नहीं है, नहीं। पानी मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो इनकी जो आवश्यकता की पूर्ति हम तभी कर पाते हैं जब हम इनसे मिलते हैं। अच्छा। और बड़ा सुखद अनुभूति हाँ। होती है जब हम इनसे मिलते हैं। अच्छा सर, आज के समय पर हम एक बात देखते हैं कि आज जो भागदौड़ भरी हमारी लाइफ है, आज जो युवा है वो बहुत जल्दी अमीर बनने के सपने देखता है। उसे लगता है कि मैंने सुबह कुछ काम कर लिया, शाम को मेरे हाथ पर कुछ हो। लेकिन अगर आप पेड़ पौधे लगा रहे हैं तो यानी आपके अंदर पेशेंस भरपूर होना चाहिए। देखिए, पेशेंस तो भरपूर होना चाहिए। और आपने एक सवाल पूछा कि आज का युवा ये चाहता है हाँ। कि वो जल्दी से अमीर बने। जी। तो मैं समझता हूँ जितने भी व्यवसाय हैं दुनिया के अंदर, हाँ। अगर जल्दी से अमीर बनना है तो बागवानी से बेहतर कोई भी साधन नहीं है। हाँ। आप देखिए हर साल सेब देता है, जी। ये सब पेड़ पे कुछ से पैसे लगे हैं, इन्हीं से तो आप अमीर बन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सब्जी उत्पादन में एक एक ऐसे हाई वैल्यू हाँ। क्रॉप का 3 महीने में देता है, 3 महीने में पैसे बताए कि अच्छा, किससे कमा आपने अगर सकते हैं। 2015 में आपने यहाँ पे पौधे लगाए थे, इसके बाद कितने समय बाद वो फल देना शुरू कर देते हैं? देखिए, सीडलिंग पे तो तीसरे साल से, अगर आप सही से हाँ। आपका मैनेजमेंट तीसरे चौथे साल से आ जाते हैं। रूट स्टॉक पे फेदर्ड आप नेक्स्ट ईयर से ले लेते हैं तो इसमें वो 2-3 साल 4 साल का थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत होती है। लेकिन बीच में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कि अपने खर्चे निकाल सकते हैं। जी। आपको ऐसा कुछ नहीं, हम तो सब्जी उत्पादन भी बहुत इसमें करते थे, अपने हाँ। खर्चे तो ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ जी। कि हम 4-5 साल का जो शुरू स्टार्टिंग पीरियड था हाँ। स्ट्रगल का, कि हमको जो है बहुत ज़्यादा परेशानी अच्छा, हुई। शुरुआत के समय में सर आपको क्या क्या परेशानी यहाँ पर आई? शुरुआत के तौर पर जैसे लंगूर की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ अच्छा। पे, बंदरों की बहुत समस्या, हाँ। सुअर की बहुत ज़्यादा समस्या है यहाँ पर है। तो इनसे निजात पाने के लिए आपने देखा उन्होंने चारों तरफ वॉल कर रखी है, फिर ये बिल्कुल, घेर बिल्कुल। बाड़ कर रखी है, फिर फेंसिंग भी है। जी। और कुत्ते हमने पाले हुए हैं 2-3, यहाँ पे हमेशा परमानेंट आदमी रहते हैं। जी। इस वक्त तो कितना स्टाफ होगा सर यहाँ पे? यहाँ पे तो वैसे तो देख रहे होंगे 10-12 आदमी, आजकल तो 10-15-20 और 10-12 तो उधर ग्रेडिंग में 20-25 आदमी काम कर रहे हैं। ये बगीचा अभी लगभग कितनी नाली में है? ये 60-65 नाली में है बगीचा। 60-65 नाली में है। जी। अच्छा, तो यहाँ पे एप्पल के लगभग कितनी वैरायटी होंगी? यहाँ पे हमारे पास 10-12 वैरायटीज है, हाँ। जैसे चाहे किंग रॉट हो, सुपर हम्म। चीफ, रेड चीफ, स्कारलेट टू, ऑर्गेंटो, ग्रैनी स्मिथ, डार्क बैरन गाला, मिस गाला, गेल गाला, टाइट मैन, वांस डेलिशियस, वैसे 10-12 वैरायटीज हमारे पास। इस वक्त जो मेरे हाथ में है ये क्या हुआ? ये हमारे पास स्कारलेट टू है। अच्छा, क्या बात है। तो यहाँ से सर आप सारे जब फल तोड़ दिए जाते हैं तो उसके बाद कहाँ ट्रांसपोर्ट होता है? देखो, ये जो बगीचा उत्तराखंड का पहला ऑर्गेनिक सर्टिफाइड बगीचा है। जी। ये भी मैंने जानबूझ के, मेरे मन में आया, क्योंकि हम लोग पहले प्राकृतिक खेती करते थे, हम लोग कभी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करते थे। वही प्रयोग मैंने यहाँ पे शुरू किया। लोग कहते थे एप्पल की फार्मिंग केमिकल के बगैर असंभव है। हाँ। तो ये एक नया प्रयोग किया और हमने इसका सर्टिफिकेशन भी करवाया। हाँ। और उसके बाद
क्योंकि ऑर्गेनिक के उत्पाद हैं तो थोड़ा जी। महंगा होता है, इसलिए मार्केट मंडी में ना बेच के हाँ, तो हम लोग अपने बायर्स होते हैं, स्टोर्स होते हैं, जी। चाहे वो दिल्ली हो, बॉम्बे हो, हाँ। तो उन जगहों पे इसको अपना इस बचपन से वक्त रहा। इस बगीचे के अंदर सर कितने पेड़ होंगे लगभग? अभी 3000 पेड़ हैं। 3000। और अगर इस साल का अगर हम देखें तो लगभग कितना कुंटल यहाँ से फल निकलेंगे? इस बार हमारा कम से कम 100 कुंटल का टारगेट है, 100 कुंटल। वैसे तो सर मैं चाहूंगा नहीं इसे सोशल करना, लेकिन हम्म। फिर भी अगर आप बताना चाहे तो लगभग ईयरली कितना टर्नओवर रहता होगा? अब सर ये देखिए, अगर आप 1 हेक्टेयर में जी। आप पूरे डाटा उठा के देख लीजिए, जी। अब चाहे हिमाचल के हों हम्म। चाहे या यूरोप के डाटा हों, 1 हेक्टेयर से एक किसान सही से काम करे तो 1 करोड़ रुपए साल में कमा सकता है। ओह। और ये सर आपसे शायद मैंने इसीलिए पूछा ताकि मतलब जितने भी युवा इस वीडियोस को देख रहे होंगे तो उनके लिए बड़ा मोटिवेशन मैंने रहेगा। इसीलिए बोला इससे ज़्यादा अगर आपको अमीर बनना है तो पहाड़ों में काम करिए। बिल्कुल। अच्छा सर, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आपका नाम दर्ज है। आसान नहीं था यहाँ पर अपना नाम दर्ज कराना, ये कैसे संभव हो पाया? हम लोग आपने देख रहे होंगे, हम लोग शुरू में मैंने आपको बताया हम लोग इंटरक्रॉपिंग करते हैं। हाँ। हम लोग मसाला भी, सब्जियां बहुत सारे, उद्यान विभाग से सब्जियों का उत्पादन भी हम लोग करते, तो धनिया भी उसमें से एक था। जी। तो 5-6 साल से हम लोग धनिया की, मतलब तो बहुत हम्म। बहुत ज़्यादा क्षेत्र में धनिया की खेती कर रहे थे। हाँ। तो क्योंकि हमने सॉइल पे ध्यान दिया, ऑर्गेनिक काम किया, ऑर्गेनिकली करते करते ऐसा नहीं कि एक पेड़ हो गया। हाँ। आप उद्यान विभाग से पूछेंगे, सारे पेड़ 5-6 फुट से ऊपर के हाइट के थे, हाँ, पूरे जबकि खेतों इससे में पहला रिकॉर्ड था वो भी हाँ। शायद 5.6 5 फुट हाँ, 11 इंच का था। इतना का था। तो ये ऐसा हो गया, हम तो सीड को पेटेंट करने के लिए भारत हाँ। सरकार में दिया, PPVFRA, प्लांट प्रोटेक्शन वैरायटी फार्मर जी। राइट एक्ट बोलते हैं उसको। हाँ। तो उसमें रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ और हम लोग बस एक कदम पीछे हैं अच्छा। कि ट्रायल तकरीबन फाइनल स्टेजेस पे है, हाँ। तो वो वैरायटी भी तो काफ़ी युवा हमारी वीडियोस को देख रहे होंगे या फिर वे लोग भी हमारी वीडियोस देख रहे होंगे जो पहाड़ों में नहीं है या जी, जी, जी। बाहर शहरों की ओर हैं। वे भी चाह रहे होंगे कि इस स्टोरी के बाद हम रिवर्स प्लान करें। अगर वो ये सब करना चाहते हैं तो छोटे स्तर से अगर बात करें, कैसे स्टार्ट करेंगे? देखिए, मैंने सबसे पहले तो एक्सपोजर, पहले तो उसको देखना जरूरी है। ऐसा नहीं कि भेड़ चाल भी नहीं चलनी कि मैंने कर दिया वो काम नहीं करना, ठोक बजा के करना है। तो वो देखेगा, उसका हृदय परिवर्तन अपने आप होगा जी। और अपने आप पूरे गणित को वो समझ जाएगा। आज का युवा पूरा पढ़ा लिखा है, हम्म। तो जब वो देखेगा तो आज इतने सारे, आज भी आप देख रहे होंगे 10-12 मुक्तेश्वर से किसान आए ये लोग, हाँ। तो वो लोग, ऐसे लोग हर बार आ रहे हैं, अपने आप कर रहे हैं लोग, जी। तो लोगों का रुझान बढ़ रहा है। हेलो रानीखेत का मैं प्रोग्राम काफ़ी समय से मैं भी आपसे जुड़ा हूँ, देखता रहता हूँ आपके फेसबुक वगैरह पे, तो मैंने ये पाया कि आप बहुत अच्छी चीज़ों को निकाल के ला रहे हैं। इससे एक जागरूकता समाज के अंदर आती है, नौजवान जुड़ता है। मैं समझता हूँ आपके 10 लोग भी आपने प्रेरित कर दिए, आपने बहुत बड़ा पुण्य का काम कर दिया। बिल्कुल। आज यही आवश्यकता उत्तराखंड के अंदर। जी। कहूँगा कि पहले आप जन्मभूमि आपकी यहीं रही, रानीखेत रही, आपकी रीची बिल्लेक में रही, और इसके बाद फिर आप दिल्ली चले गए अपनी एजुकेशन के लिए, प्लान करके चले गए, वहाँ से फिर विदेश गए, फिर वापस वहाँ से रिवर्स प्लान करके यहाँ पहुँचे। एक बार पूरी ये जर्नी के विषय में थोड़ा जानना चाहूँगा। मनीष जी, मैं 2012-13 में मुझे बाहर जाने का सौभाग्य मिल गया। जैसे आपने पलायन की बात करी, यूँ तो हम बचपन से ही हम भी पलायन कर चुके थे पहाड़ से, लेकिन प्रेम था बचपन में, हम लोग भी, हमारे माता पिता यहीं खेती करते थे। लेकिन खेती में जैसा कि आपको पूरे पहाड़ के अंदर एक इस तरह का एक हम लोगों की भावना हो गई थी कि इन खेतों में कुछ नहीं हो सकता, तो जी। हमारे मन में वही धारणा थी, और वो धारणा ऐसी हो गई थी कि हम लोग छोड़ चुके थे कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता। हाँ। चले जा चुके, प्लान कर बिल्कुल। चुके थे। लेकिन मुझे बाहर यूरोप की यात्रा करने का ऊपर वाले के हाँ। आशीर्वाद से मौका मिला। जी। यात्रा भी ऐसी कि मुझे वहाँ के खेतों में जाने का मौका मिला, वहाँ हाँ। के नर्सरीज, खेत खलिहान में जाने का, हाँ। बिल्कुल इंटीरियर में जाने का मौका मिला। हाँ। तो वहाँ देखा कि वहाँ के जो किसान हैं जी। और वहाँ की जो वनस्पति है, वहाँ का क्लाइमेट बिल्कुल मेरे रानीखेत और उत्तराखंड से मिलता जुलता है। ठीक है। जी। तो मैं जब फ्रांस में था, मैंने गूगल चेक किया, तो वो 22 डिग्री था, अक्टूबर के महीने में गया था, और यहाँ पे 20 डिग्री था उस वक्त जब मैंने, तो मैंने कहा तो इशू है ही नहीं क्लाइमेट का भी, बिल्कुल। इसका मतलब सेम क्लाइमेट है। हाँ। तो जो हमारे मन में एक बात बिठा दी गई थी हाँ। कि क्लाइमेट हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल। तो वो कॉन्सेप्ट कम अच्छा, से कम पहाड़ में इस चीज़ को डिमोशन हम समझते हैं कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ से बाहर की ओर चले गया तो हमने ये सोचा कि हाँ इसने तरक्की कर ली, लेकिन अगर वो बाहर से पहाड़ की ओर आ गया और पहाड़ आकर अगर उसने किसान अगर वो बनना है तो हमने कहा हो गया यार, इसने तो अपनी लाइफ बर्बाद कर दी। तो ये मेंटलिटी हमें सबसे पहले लोगों की बदलनी पड़ेगी। देखिए, ये तो पूरे देश की समस्या है। हमारे घर में, हर घर में आप देखेंगे, अगर पढ़ा लिखा बच्चा खेती करता है, उसके माता पिता कहते हैं क्या इसलिए पढ़ा लिखा कि तो फैल जोतेगा। बिल्कुल। हर घर की कहानी है ये। हाँ। मिस्त्री नहीं चाहेगा उसका बेटा मिस्त्री बने, या किसान नहीं नहीं चाहता उसका बेटा किसान, पढ़ लिख के उसका बिल्कुल। बच्चा किसान बने। हाँ। ऐसी धारणा पूरे देश के अंदर है, पहाड़ के अंदर ही नहीं है। जी। इसको बदलने की जरूरत है। जी। जब आप विदेशों में जाते हैं, बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ ज्यादा दूर मत जाइए। हाँ। हमारे पड़ोसी राज्य हिमाचल में चले जाइए। हिमाचल के पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन नहीं है, नहीं। हिमाचल के मैदानी भाग में पलायन है। हाँ। वहाँ का बच्चा अमेरिका से MBA करके आता है, लंदन से MBA करके आता है, उसके बाद वो फार्मिंग करता है। उनसे आप पूछेंगे आप ये काम क्यों कर रहे हैं,
तो वो कहेंगे भैया मुझे कितने का पैकेज मिलेगा, 50 लाख 60 लाख, जो बच्चे बहुत हाईली IIT IIM कर रहे हैं उसके उनको 1 करोड़, वो हम 2-2 3-3 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, तो हम क्यों लेकिन किसी की मैं नौकरी हम तो, नौकरी करने के लिए या फिर नौकर बनने के लिए पैदा नहीं नहीं हुआ। वो कहता हम तो फार्मिंग करेंगे। हम अगर खेती की अगर बात करते हैं तो लोग सीधे कहते हैं यार पहाड़ में तो कुछ नहीं हो सकता है, यहाँ पे जी। जंगली जानवरों का आतंक है या फिर यहाँ पे बारिश समय पर नहीं होती है, लेकिन आपने तो साथ साथ ये तमाचा शायद उन लोग के मुंह पे मारा है कि नहीं भैया अगर देखिए, मैं कर पा रहा हूँ तो आप लोग क्यों? यही बात मेरे जो मैंने कहा था हाँ। आपको, यही बात हमारे मन में भी यही धारणा थी, हम्म, लेकिन ये सब क्या है कि हमारे आसपास का वातावरण ऐसा बन चुका है कि जी। उन्होंने पूरी नेगेटिविटी हम लोगों के अंदर भर दी है। जी, उस नेगेटिविटी को बाहर निकलने के लिए हमने कुछ प्रोग्रेसिव फार्मर के बीच एक उदाहरण ऐसे प्रस्तुत करने हाँ। पड़ेंगे, जब इस तरह के उदाहरण प्रस्तुत होंगे, मॉडल एस्टेब्लिश हम्म। होंगे, तो ये धारणा अपने आप समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल। जैसे आप देख रहे होंगे, अब मैं देख रहा हूँ उत्तराखंड आने वाले समय में बहुत एप्पल का हैब बनने वाला है। आसपास इतने बगीचे लग रहे हैं, इतने किसानों का रुझान बढ़ रहा है, हमारे पास संभावना भी है, तो धीरे धीरे ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी जब लोग आगे आएंगे। बिल्कुल। और आपको ये प्रेरणा मिली विदेश में जाकर, फ्रांस में जाकर या जनवरी में जाकर, लेकिन मैं तो अपने आसपास के लोगों से कहना चाहूँगा आप विदेश मत जाइए, सिर्फ एक बार सर से मुलाकात कीजिए और गाइडेंस लीजिए उनसे कि कैसे इस चीज़ को हम सफल कर पाए। आप है ना अपने तो लाइफ के qualification- अंदर ये बहुत ज़रूरी होता है, किसी भी कोई इंसान तरक्की करना उसको एक्सपोजर की बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग पहाड़ का हमारा किसान नौजवान अगर स्वरोजगार को नहीं अपना रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको एक्सपोजर की ज़रूरत है, जी। और वो एक्सपोजर उसको नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो नहीं सोच पा रहा है। हम्म, तो जब एक्सपोजर मिलेगा तो अपने आप ही उसमें प्लस और माइनस क्या है उसके आपको समझ में आ जाएंगे, और अपने आप बिल्कुल। उसको करने लग जाएंगे। हम्म, देखिए, सब कुछ देख करके होता है। मैंने आपको बोला हमारे हम्म। नौजवानों को, हम तो आपके माध्यम से सरकार को भी कहते हैं, कम से कम जी। पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ नौजवानों को, खास तौर पर पढ़े लिखे नौजवानों हाँ। को जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनको हिमाचल जरूर ले जाए। अगर आप विदेश, पहले तो विदेश भी ले जाए। जी। अगर हमारे मंत्री विधायक अगर जैविक खेती करने के लिए हाँ। विदेश जा सकते हैं, तो मैं समझता हूँ किसान को भी, ये भी एक सरकार को भी हम्म। अपने स्तर पर बिल्कुल। ये परिवर्तन करने की आवश्यकता है। कहने से कुछ नहीं होगा कि हमारा किसान अन्नदाता है, हाँ, तो उसको एक्सपोजर, सरकार का भी दायित्व बनता है एक्सपोजर देना, जी। और लोकल जो स्थानीय जो हमारे लोग हैं, जो जो इसमें प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, जिनकी एक सफल स्टोरी है, उनका भी फर्ज बनता है समाज को उनको राह दिखाने का। अच्छा, कहीं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था मैं, जहाँ पे आपने एक बात भी कही थी, अगर आपको समाज में अगर कुछ मदद करनी है तो आप पेड़ लगाइए। ये बात आपने बहुत अच्छी की। मैं प्रति वर्ष 1000 पेड़, हमारे उद्यान के लोग भी आए हुए हैं, उनसे आप पूछना, जी। करीब मैं देता हूँ। उसका रीज़न क्या, मैं लोगों को भी बोलता हूँ हम्म, कि दुनिया के अंदर बहुत सारे हमारे लोग, हम लोग 1,50,000 जो संपन्न लोग हैं, वो कोई भंडारा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अच्छी बात है, ये सब भी हमको करने चाहिए। जी। लेकिन अगर लाख रुपए का आपका बजट है कि आपने चैरिटी करनी है, तो कम से कम मैं कहता हूँ 50% आप प्लांट्स दीजिए, हाँ, क्योंकि लाख रुपए आपने 50,000 भंडारा करा, खत्म। खत्म। 50,000 के पेड़ ऐसे हैं, ये पेड़ों का दान एक ऐसा दान है जो मल्टीप्लाई होता है। आज 50,000 आपके 5 करोड़ मल्टीप्लाई हो जाएंगे कुछ सालों में। बिल्कुल। तो ऐसा दान जो मल्टीप्लाई होता हो, जो चंद जी। समय में समाप्त नहीं होता हो, हाँ। वो पेड़ का दान है। अच्छा, ऐसी स्कीमें भी होती है ना, जैसे और मोटिवेट होंगे, जिसको आप देंगे 100 पेड़ मेरे को, तो बिल्कुल। मैं समझता हूँ जीवन में वो कम से कम जी। 100 पेड़ तो किसी और को भी देगा। ये उसके एक मन, चैन ही है। ये चेन है, उसके मन में आएगा, यार मैंने लिया तो मुझे भी देना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। उसकी नैतिकता बनती है। अच्छा, कहीं ना कहीं सर हम देखते हैं कि आज से पहले पहाड़ों में खेती काफ़ी अच्छी थी, यहाँ से ट्रांसपोर्ट होके बाहर की ओर जाता था, लेकिन आज स्थिति यहाँ पे ऐसी हो चुकी है कि बाहर से ट्रांसपोर्ट होके यहाँ पे जो है हमारी सब्जियाँ हो या हमारा अनाज हो, बाहर से यहाँ की ओर आ रहा है। तो इसलिए हो रहा है कि हमारे पास उत्पादन नहीं है, हाँ। इसलिए हमारे पास है। जिस दिन हम उत्पादन करने, जब हमारे सेब यहाँ से बाहर जा रहे हैं ना, हम्म, तो उसी तरह से हम सब्जी उत्पादन ठीक से करेंगे, हम्म, तो अन्य चीज़ों का भी उत्पादन करें, फिर से हम लोग बाहर के लोग आएंगे, हमें क्लस्टर बनाने की बिल्कुल, जरूरत है। बिल्कुल। क्लस्टर बनेंगे, ऑटोमेटिक बाहर के लोग, मार्केट, बहुत सारी समस्याएं हल हो हाँ। जाएंगी। धीरे धीरे एक क्लस्टर के रूप में काम करने की आवश्यकता है, किसान को थोड़ा सा जागरूक करने की आवश्यकता है। और सर एक सवाल मैं अक्सर जब भी बात करता हूँ किसी से, चाहे वो एजुकेशन फील्ड से हो या फिर सोशल फील्ड से हो, तो उनसे एक सवाल हमेशा करता हूँ, वो जानना चाहता हूँ कि आपकी नज़र में सफलता के क्या मायने हैं। कई लोग के नज़र में शायद ये मायने हो सकते हैं भौतिक संसाधन, कईयों के आध्यात्मिक संसाधन हो सकते हैं, कईयों का नाम हो सकता है, शोहरत हो सकता है, या फिर किसी का सेटिस्फेक्शन हो सकता है, लेकिन आपके लिए सफलता के मायने क्या है? देखिए, मेरे लिए सफलता का मायना, मेरा इतना बगीचा हो गया, मैं पैसा कमा रहा हूँ, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। हाँ। मेरे लिए मायना उस दिन है कि मेरा ये पूरा वीरान पड़ा क्षेत्र, हम्म, अगर जिस दिन हरा भरा हो जाएगा, यहाँ का नौजवान इसको अपनाना रहेगा, उस दिन मैं समझूंगा कि जीवन में मैंने कुछ किया जी। पूरे देश के अंदर। हम्म, नहीं, उत्तराखंड नहीं करूँ। हम्म, अगर बागवानी सिखाई है तो रानीखेत के चौबटिया ने सिखाई है। हम्म, एक हम कटिंग करते हैं पूरे देश का, हिमाचल के जो किसान है ना, ये देख रहे हाँ। होंगे, ये हमने प्रूनिंग करी है, जरा अपने कैमरा को इधर दिखाइए। हम्म, ये कटिंग जब हम प्रूनिंग करते हैं, ये चौबटिया पेस्ट से, जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है चौबटिया पेस्ट, तो हिमाचल का किसान भी इसका प्रयोग करता है। हम्म, जब उस किसान से पूछेंगे इसका आविष्कार कहाँ हो, कहेगा चौबटिया रानीखेत हुआ।
तो साथियों इस वक्त इस बगीचे में मौजूद हैं उद्यान विभाग से इंदर लाल जी और राम सिंह जी। तो आइए इनसे भी बातचीत करते हैं। हेलो हाय नमस्कार पैलाग, मेरा नाम है नीरज सिंह फर्तियाल, टीम हेलो रानीखेत हेलो कुमाऊं से। दोस्तों अभी आपने देखा मनीष भाई ने बात की गोपाल दत्त उप्रेती जी से, जो कि यहाँ पर सेब का बागान उनका है और अच्छी खासी यहाँ से सेब की जो खपत है वो पूरी करते हैं। और इस काम में जो हेल्प की है वो की है हॉर्टिकल्चर विभाग से हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंदर लाल आर्या जी और राम सिंह नेगी जी और सर विनोद जी। तो हमारे साथ में 3 लोग यहाँ पर हॉर्टिकल्चर विभाग से जुड़े हुए हैं। और ये जुड़े हुए हैं इसलिए कि यहाँ पे जितनी भी ये फार्मिंग हो रही है अभी सेब की, जितनी भी यहाँ पर खेती हो रही है, तो जैसा कि उप्रेती जी ने बताया कि इसमें कहीं ना कहीं हॉर्टिकल्चर विभाग का बहुत बड़ा हाथ है और बहुत बड़ी सहायता उन्होंने यहाँ पर की हुई है। तो कैसे कैसे उन्होंने यहाँ पर हेल्प की इस पूरे गार्डन को डेवलप करने में, पूरे बगीचे को डेवलप करने में, एक बार ही जानेंगे सर से खुद। सर सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे सेब की जो पैदावार होती है, तो सेब की पैदावार के लिए सबसे पहले हमें मौसम और जो हमारी जो सॉइल है वो कैसी होनी चाहिए, ये एक बार आप बताइए। ठीक है, धन्यवाद। मैं पहले तो सबसे पहले टीम हेलो रानीखेत का स्वागत करता हूं और यहाँ पे आप हमारी किसानों के बीच में आए हो। और मैं पिछले कई टाइम से आपके एपिसोड भी देखता हूं। आप हमारे यहाँ की प्रतिभाओं को और हमारे यहाँ की जो भी इस तरह की संस्कृति है या जो भी इस तरह उत्कृष्ट काम हमारे किसानों द्वारा अन्य किसी व्यक्ति किया जा रहा है, उनको आप प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं और जिससे हमारे किसानों का मनोबल भी बढ़ रहा है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग यहाँ आए और यहाँ पर हमारे गोपाल दत्त उप्रेती जी का आपने बगीचा देखा। और यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं कि ये अभी पूरा बगीचा जो है फ्रूटिंग में है। तो ये बगीचा हमारा 2017 में यहाँ पर हमारे यहाँ प्लांटेशन शुरू हुआ था। कुछ पौधे 2016 में और बाकी जो एप्पल मिशन योजना के अंतर्गत उद्यान विभाग द्वारा यहाँ लगाए गए थे 1000 पौधे, जैसे कि आपने नीचे देखा, तो वो 2017 मार्च में लगे हुए हैं। तो तब से अभी ये 5-6 साल में भी इस बगीचे की एज जो है 5-6 साल में है। और आप देख रहे हैं कैसे इसमें फ्रूटिंग हुई है। बिल्कुल। तो सर जैसे आपने सवाल किया था कि यहाँ पर की क्लाइमेट कैसी होनी चाहिए, तो ये जो क्लाइमेट है यहाँ की, इसमें जो हमारा हिमालयी क्षेत्र है और जहाँ से हमको हिमालय का व्यू दिखता हो, थोड़ा ठंडा एरिया हो और थोड़ा पानी की वहाँ पर सुविधा हो, तो इस तरीके से हम लोगों का चयन कर रहे हैं। काफ़ी अभी इस बगीचे को देख के काफ़ी हमारे ताड़खेत विकासखंड के कई ऐसे किसान हैं जिनको काफ़ी अच्छा मोटिवेशन मिला है। अच्छा। और ऐसे युवा काफ़ी अभी हमारे बीच में हमसे जुड़े हैं जो लगातार इसमें एप्पल में काम कर रहे हैं। विगत कई वर्षों से उन्होंने नए पौधे भी लगाए हुए हैं। और इस साल हमारे एप्पल मिशन में एक इसी बगीचे से मोटिवेशन लेके एक बगीचा हमारा और 500 पौधों का तैयार किया गया है ताड़खेत के पास में तिमला गाँव में। तो आपको मौका मिलेगा उसको देखने का भी। तो इसको देख के काफ़ी लोगों का मोटिवेशन बढ़ा है और आप लोगों का भी इसमें बहुत बड़ा सहयोग है। अच्छा, ये एक सर देखिए, आपसे जानना चाहूँगा सर कि आप इस वक्त खेती को बढ़ावा देने के लिए या फिर सेब की खेती को खास तौर पे बढ़ावा देने के लिए क्या क्या ऐसे कदम आपकी ओर से उठाए जा रहे हैं, या फिर आसपास में और जैसे आज सर ने बताया कि तिमला डिग्गी पे एक बगीचा और है 500 पौधों का, तो आसपास में इस क्षेत्र में और भी बगीचे ऐसे ओपन कर रहे हैं, लोग ऐसे मोटिवेट हो रहे हैं? हाँ, हो रहे हैं। इधर HMNEI योजना चल रही है हॉर्टिकल्चर विभाग से, तो उसमें भी कई लोग लगा रहे हैं बगीचे। और ये सेब के बगीचे के लिए विशेष जो है पुर्निंग का ही रोल रहता है। अच्छा। अगर इसमें पुर्निंग अगर ढंग की न हो तो इसमें उत्पादन कृषक ले नहीं पाएगा। और कोई लकड़ी के लिए तो पौधा लगाया नहीं जाता, फलत के लिए लगाया जाता है। तो इसमें विशेष जो है पुर्निंग का ही है। और ये जहाँ हम अभी खड़े हैं इनके द्वारा भी हर साल का करीब 1000 से भी ज़्यादा पौधे कृषकों को निःशुल्क वितरित किए जाते हैं। और इस बगीचे के कारण कई लोग मतलब काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, एक जानना चाहूँगा, कोई अगर किसान है या फिर कोई नौजवान है अगर शुरू करना चाहता है सेब की खेती, और तो उसे क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, या फिर आपसे कैसे संपर्क किया जा सकता है, या आपकी ओर से कोई इसमें हेल्प होती है, ये जानना चाहूँगा। हमारे यहाँ से हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी मिशन में बनाए जाते हैं बगीचे, तो उसके लिए वो हमसे संपर्क करें। मतलब ताड़खेत ब्लॉक में या कहीं भी मतलब मोवाल्टी में है, मोवाल्टी में हमसे संपर्क करें और उनके ज़मीन के कागज़ होने चाहिए और बाकी उनके जो भी दस्तावेज हैं, और उसमें फल पौध उनको निःशुल्क मिलते हैं। और उसके बाद गड्ढा खुदान वगैरह मनरेगा से तो चल रहा है आजकल, तो ये सुविधाएँ दी जा रही हैं। अच्छा, क्या सिर्फ सेब की ही खेती के लिए सारी और चीज़ अखरोट, आड़ू, हर मतलब जो ये मतलब मौसम में, और आम वगैरह जो मतलब क्लाइमेट के अनुसार जो पौधा जहाँ पर जिस टाइप से होता है, तो वो हॉर्टिकल्चर विभाग उसमें सहायता पूर्ण रूप से सहायता कर रहा है। अगर कोई किसान कोई भी अपनी अगर खेती को बगीचे में बदलना चाहता है,
तो उसके लिए क्या उसे अपनी जो मिट्टी है, जिसके खेत की मिट्टी है, उसका भी चेकअप वगैरह होता है? ये सारी चीज़ें जानना चाहूँगा सर आपसे मैं कि क्या क्या यहाँ पर टेस्ट किए जाते हैं मिट्टी के, कि कौन सा पेड़ के लिए यहाँ पर आपकी जो मिट्टी है वो उपयुक्त रहेगी? सर सबसे पहले तो यहाँ पर जो मिट्टी हम जैसे बगीचा बना रहे हैं तो एक खेत के करीब 6 इंच नीचे से मिट्टी ली जाती है, अच्छा जिसकी पीएच 7.5 होना चाहिए। अच्छा। और ऐसा नहीं है तो उसमें जो हमारे वहाँ पर वैज्ञानिक बैठे हैं वो बताएंगे उसमें क्या डालना है, कैसे उसकी पीएच बढ़ेगा और किस तरीके से वो पौधा बढ़ावा करेगा। तो इस तरीके से उसको वहाँ से मार्गदर्शन दिया जाता है। और उस क्षेत्र में जहाँ की आप मिट्टी लेंगे वहाँ पर क्या लगेगा, कौन सा पौधा लगेगा, कौन सा पौधा लगेगा, सेव लगेगा, आड़ू, प्लम, खुमानी, नाशपाती, जिस टाइप के वहाँ पर तापमान या मौसम होगा उस तरीके से वहाँ पर वो लगाया जाएगा। ये निर्देश वहीं वैज्ञानिक लोग हमारे जो है टेस्टेड होते हैं वो बताते हैं। तो दोस्तों अभी हमने बात की हॉर्टिकल्चर विभाग से अधिकारियों से, और इनने हमें जो जानकारी दी उम्मीद करता हूँ कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए भी उपयोगी होगी। फ़िलहाल वापस चलते हैं और बात करते हैं गोपाल दत्त उप्रेती जी से और जानते हैं उनसे आगे की कहानी। धन्यवाद। तो साथियों, अभी आपने देखा टीम हेलो रानीखेत हेलो कुमाऊं के अन्य मेंबर्स ने बातचीत करी इंदर लाल जी से और बातचीत करी राम सिंह जी से। तो आइए एक बार फिर से स्वागत करते हैं गोपाल दत्त उप्रेती जी से। नीचे ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो हिमाचल के लोगों के और उत्तराखंड के लोगों की मानसिकता में कितना अंतर है? देखिए, हिमाचल और उत्तराखंड के लोग जो हमारे किसान की मानसिकता में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जी। वहाँ का किसान इतना एडवांस हो गया, वो सरकार पर निर्भर नहीं है। वहाँ के पढ़े लिखे हैं, वो सरकार के पास वैरायटी नहीं तो डायरेक्ट इंपोर्ट करने लगे हैं। उसका कारण है कि वहाँ का किसान बहुत पढ़ा लिखा हो गया, वो समझ चुका कि बागवानी में कितना दम है, कितना इसमें हमारा रोज़गार है और कितने की हम आमदनी कर सकते हैं। तो विभाग से ज़्यादा एडवांस वहाँ का किसान चल रहा है। तो वो तब हुआ, स्टार्टिंग में गवर्नमेंट का सपोर्ट रहा, गवर्नमेंट ने कहा नहीं इन लोगों को लाना है। तो अगर हम, और यही पलायन का उत्तराखंड के अंदर, मैं बार बार हर जगह बोलता हूँ, सिर्फ उद्यान और कृषि एक दो ऐसे माध्यम है जिससे हम हर परिवार को रोज़गार से जोड़ सकते हैं। और कहीं ना कहीं आज के जो जितने भी युवा इस वक्त हमें देख रहे हैं उनको एक मोटिवेशनल स्टोरी देखने के लिए काफ़ी सारे युवा इस वक्त हमें देख रहे होंगे, तो उन लोग को कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? युवाओं के लिए मैसेज तो मैंने कहा ना कि भाई अमीर आदमी बनना पहाड़ है, बागवानी से अमीर, आप उठा के देख लीजिए, गूगल चेक कर लीजिए, ये हिंदुस्तान के नहीं एशिया के अमीर किसान कहाँ हैं? 10 किसान पूछेंगे तो 3 निकलेंगे हिमाचल के, हिमालयी राज्यों के, और उससे ज़्यादा अपार संभावना हमारी है। तो फैसला आपको करना है। और आप देखिए, थोड़ा देखिए, देखने से युवाओं को हम पहले एक्सपोजर लीजिए, घूमिए फिरिए, इधर उधर घूमने की बजाय थोड़ा खेत खलिहानों में घूमेंगे तो उनको इससे क्या रोजगार निकल सकता है उसका ज्ञान उनको अपने आप हो जाएगा। बिल्कुल। तो इससे मुझे लगता है इससे बड़ी कोई मोटिवेशनल स्टोरी शायद नहीं हो सकती है युवाओं के लिए, या फिर वे लोग जो स्वरोजगार को अपनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज हमारे संग आज के एपिसोड में हमारे साथ थे गोपाल दत्त उप्रेती जी, और आगे भी आप लोग से मुलाकात करते रहेंगे, फिर उत्तराखंड के किसी सुपरस्टार के संग या फिर ऐसे ही किसी अपने आसपास के लोकल हीरो के संग। तो तब तक के लिए जितने भी हमारे दर्शक हैं सभी को टीम हेलो रानीखेत हेलो कुमाऊं की ओर से नमस्कार।